So we say that there are, okay. So now we're going to study the president. So as I said, कि president is part of the union executive. Union executive. So you have already heard this word, ठीक है? We have talked about that. जो है constitution ने जो हमें framework दिया है government का, constitution ने क्या दिया है? That it will have an executive, it will have legislative, fine, and it will have judiciary. So you can also say that they are the three main organs of the government of India. ठीक है? So they are the three main organs. So this executive is what we are talking about. ठीक है? So if we are saying that president is part of this executive, so yes, president comes under the executive. ठीक है? Legislative, legislature में we can talk about parliament. ठीक है? So parliament आ गया, और जो भी law making bodies होंगी, सो प्रेसिडेंट की जो है पावर लेजिस्लेटिव भी है, तो एक तरह से पार्लियामेंट का पार्ट भी बन जाता है प्रेसिडेंट। ओके, एंड देन जुडिशरी तो आपको पता है, इट इज अ डिफरेंट ऑर्गन। नाउ वी आर सेइंग दैट प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द पार्ट्स? द रेस्ट पार्ट्स आर, प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके बाद में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, ऑलराइट, वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यू कैन से कि दे आर द टॉप मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस टाइम पर सेलेक्ट होकर आए हैं, एमपीज जो आपने लोकसभा में सेलेक्ट करे हैं, दे आर दोज टॉप एमपीज। ठीक है, जो कि काउंसिल का पार्ट बनेंगे, जिनको ओथ दिलाया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दीज आर ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सीओएम्स भी बोलते हैं। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आगे अगर हम और इसको डिवीजन करें, तो काउंसिल मिनिस्टर्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। देन फर्दर अगर उसकी डिवीजन करें, तो यू हैव अदर मिनिस्टर्स आर, जो कि होंगे कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। ठीक है, कुछ मिनिस्टर्स इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ को सिलेक्ट किया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में कुछ मिनिस्टर्स होंगे विच विल होल्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशंस। ठीक है, मिनिस्ट्रीज में। सो मोस्ट प्रेस्टिजियस क्या हो जाएंगी? यू कैन से दैट दे विल बी, some of them will be prime minister, one of them will be prime minister जो कि हेड होगा। ठीक है, अदर विल बी डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो ये भी क्या होंगे? दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है। अटॉर्नी जनरल क्या है? ही इज द, एक तरह से वो हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी है इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ भी है, रिप्रेजेंट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें कौन उसको प्रेजेंट करता है? सुप्रीम कोर्ट में भी या फिर किसी हाई कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल करता है, राइट? नाउ, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो प्रेसिडेंट को हमने क्या माना है? कि जो हमारी इंडियन स्टेट है वो क्या होंगे? उसका हेड होंगे, राइट? ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे यूएस में भी आपने सुना है फर्स्ट लेडी है, राइट? जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उनको। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया में भी हम जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको मानते हैं? प्रेसिडेंट को मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन का क्या मतलब है? जैसे कि सेंसस होगा, ठीक है, सेंसस में दे आर टेकिंग पॉपुलेशन का जो है नंबर्स को। ठीक है, अगर वो काउंट कर रहे हैं तो दे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सिटीजन, यानी प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगा काउंट होना। Then president should act as a symbol of unity, integrity, and solidarity of the nation. तो unity and integrity, तो प्रेसिडेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते हैं, ना ही वो ऐसी चीज कुछ करेंगे। ठीक है, जिससे कि जो इंडिया की है, इंडिया एज अ नेशन की जो है, सो ही कैन नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल इन हिज व्हेन ही इज डिस्चार्जिंग, है ना, व्हेन ही इज एक्टिंग, और जो भी है एज अ रोल ऑफ प्रेसिडेंट जो अभी लिया है उन्होंने। सो ही हैज टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ दैट पोजीशन। ठीक है, सो उनको यूनिटी मेंटेन करना है, इंटेग्रिटी मेंटेन करना है, उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो आपने भी देखा होगा ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली इलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट, ठीक है, थोड़ा उनका डिमीनर जो होता है अलग होता है। दे आर वेल इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, सो हर चीज में जो प्रेसिडेंट है उसको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है उसकी, होल नेशन को वो रिप्रेजेंट करता है, बाहर भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से उनका डिमीनर जो है, उनका बिहेवियर जो है, उनका बोलने का तरीका, एंड दीज ऑल थिंग्स मैटर।
ठीक है, क्योंकि उनको अपनी यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन मेंटेन करके रखना है. सो दैट इज व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, चलो ठीक है, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? सो इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि डू यू रिमेम्बर वोटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? कभी आपने याद किया? जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, शी इज द करंट प्रेसिडेंट. तो आपको कुछ ऐसा याद है कि आप वोट करने गए थे इलेक्ट करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को? ऐसा नहीं है, राइट? सो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मैंने आपको कल बताया था कि कौन कराता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन. इट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन कराता है, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन. नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, ये आपको याद रखना है. डायरेक्ट इलेक्शन ये नहीं है. यू डू नॉट गो एंड वोट फॉर एनी वन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आप लोग नहीं वोट करते हैं. ठीक है, नाउ देन हु आर द पीपल who are voting for the president? So we can say that the president is elected not directly by the people but by members of the electoral college consisting of. तो देखो, इलेक्टोरल कॉलेज यू कैन थिंक ऑफ इट एज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो कौन कौन है उस ग्रुप के मेंबर्स? सो यू हैव द मेंबर्स हु आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, जो दोनों हाउसेस हैं उनके एमपीज, यानी यू हैव द लोकसभा एंड द राज्यसभा, उन दोनों के जो एमपीज होंगे दे विल वोट फॉर हिम. ठीक है, तो एमपीज वोट करेंगे. एमपीज भी कौन? जो इलेक्टेड है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्टेड? इलेक्टेड मींस दैट दे, ओके, इलेक्टेड मींस दैट दे आर नॉट नॉमिनेटेड. ठीक है, जैसे राज्यसभा में कुछ मेंबर्स जो होते हैं, सम ऑफ देम आर एक्चुअली, सम मेंबर्स आर एक्चुअली नॉमिनेटेड. ठीक है, राज्यसभा में मेंबर्स की नॉमिनेशन होती है. 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राइट? बट इस केस में ऐसा नहीं है. ठीक है, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट करेंगे दे शुड बी इलेक्टेड, दे शुड नॉट बी नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है, तो ठीक है, इलेक्टेड एमपीज हो गए हैं. देन इलेक्टेड एमएलएज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स हैं. तो कौन वोट करेंगे? एमएलएज. ओके, तो देखो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वी आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग. ठीक है, एमपीज वोट करेंगे, एमएलएज वोट करेंगे, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो जिस जिस भी यूनियन टेरिटरी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे हमारे पास ये दो है, ठीक है, एंड अब तो JNK भी है. ओके, इट इज ऑल्सो यूटी. तो वहां के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उन असेंबलीज के, दे विल ऑल्सो इलेक्ट. ठीक है, तो जो यूटीज के एमएलएज होंगे, यूटीज में अगर किसी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां के भी लोग वोट करेंगे. ठीक है, सो इससे क्या पता चला आपको? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ऑफ बोथ द हाउसेस और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे डू नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है, सो ये तो हो गया इलेक्शन. एंड इस तरीके से कुछ जो वोट्स होते हैं ना, कि एमएलएज की कितनी वोट्स आई, फिर टोटल वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट के साथ वोट डिवाइड करते हैं, एंड दिस इज हाउ जो है एक तरीके से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है. ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पर वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, राइट? सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ठीक, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको. कौन इलेक्ट करते हैं? एमपीज, एमएलएज. ठीक है, सो दे इलेक्ट हिम. नाउ नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस. क्वालिफिकेशन मींस प्रेसिडेंट बनने के लिए. ठीक है, सो इफ वन ऑफ यू थिंक्स कि हमें भी प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, बन सकते हो आप, बट अभी नहीं. ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसके बाद आप, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होना प्रेसिडेंट के, राइट? सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ओनली देन यू कैन बिकम प्रेसिडेंट. यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. उससे पहले अगर आप कनाडा के सिटीजन बन गए या यूएस के सिटीजन बन गए तो भी नहीं, प्रेसिडेंट ड्रीम गया, राइट? देन ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा में आप इलेक्ट होने के लायक होने चाहिए. ठीक है, सो व्हाट आर, जो भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए, राइट? एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? कि कोई ऐसा ऑफिस जहां से आपको किसी टाइप की कोई इनकम आ रही है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, बट इसमें क्या है
सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर या फिर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और यूनियन इज नॉट डीम टू होल्ड ऑफिस, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप कोई गवर्नर हैं किसी स्टेट के, राइट, सो यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आप क्वालिफाइड है, ठीक है, उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो तभी आपने देखा है जो ऑलरेडी कहीं किसी स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है, वही आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। सो क्या होगा, यू शुड बी सिटीजन, ठीक है, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड completed 35 years of age, ठीक। सो these are some of the qualifications required to become the president, ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज होती है कि उनके नॉमिनेशन पे कुछ साइन होते हैं, ठीक है, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, सो इट इज नॉट रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो आपको इतना ही जानना है कि किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस नीडेड, ओके, एंड व्हाट आर द रोल्स दैट प्रेसिडेंट प्लेज, ठीक है, व्हाट इज द रोल, मेन रोल क्या है। नाउ व्हेन ही इज इलेक्टेड, ही और शी इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, तो क्या होगा, उनको एक ओथ लेनी होगी, ठीक है, उसके बाद ही जो है उनका एक टेन्योर स्टार्ट माना जाता है कि ओथ के साथ ही आप ऑफिस एंटर करते हो, राइट। सो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस और हर ऑफिस, द प्रेसिडेंट हैज टू मेक और सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। एक ओथ लेकर आप आओगे, ओथ क्या ले रहे हो आप, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ठीक है, फेथफुली करना है, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हैं, राइट। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ 3 ओथ जो है उनको दिलाते हैं कि उसके बाद ही आप जो है अपने ऑफिस में आए, राइट। सो ये है लिस्ट है कुछ प्रेसिडेंट्स की। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वाज राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो फिर उसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद ही इलेक्ट हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, एस राधा कृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल दीज प्रेसिडेंट्स, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट वाज एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ही वाज वन द प्रेसिडेंट जो कि मुझे पसंद थे। एपीजे अब्दुल कलाम है, देन प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब अब तो नहीं, मतलब जा चुके हैं वो, ठीक है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे। रामनाथ कोविंद तो आपको पता ही था, लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड प्रेजेंटली आपके कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट। सो दे वर द प्रेसिडेंट, सो ये प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है। विल मूव ऑन टू द टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। ऑलराइट, नाउ टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कितनी देर तक जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेंगे। सो सिंपल है, ही हैज अ 5 year टर्म, ठीक है, फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हाउएवर ही कैन रिजाइन, रिजाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम। अब जो रिजाइन कर रहे हैं ये मेन चीज है, टू whom ही विल, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेंगे ना, तो किसको सबमिट करेंगे, ही विल गिव हिज, जो रेजिग्नेशन लेटर होगा, ही विल एड्रेस इट टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके जाएंगे अगर रिजाइन करते हैं अपने पोस्ट से। सो रिजाइन तो कोई ही करेगा, राष्ट्रपति भवन में रहने को मिल रहा है, राइट, तो कौन रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट बनने से। Now he can also be removed from the office before completion of his term by the process of impeachment, ठीक है। सो प्रेसिडेंट के रिमूवल को रिमूवल नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको ये टर्म सुनने को मिलता है ना, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट से यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, जैसे हमने बात करी थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की भी अभी रिसेंट न्यूज में भी है, ठीक है, तो वो भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है। कोई भी जैसे ऐसे हायर अथॉरिटी रहता है तो उनको हम रिमूवल नहीं बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या बोलता है, इम्पीचमेंट बोलता है, ठीक है। सो ऐसे प्रेसिडेंट के केस में भी इम्पीचमेंट पॉसिबल है, ओके। सो कैसे इम्पीचमेंट होती है, कौन सा ग्राउंड है, वो भी हम देखेंगे, ओके। सो उनका वैसे जो है, बियॉन्ड द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। तो बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years ऑल्सो अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 5 साल हो गए हैं और अभी जो है सक्सेसर नहीं आया है, सो उनको जाना पड़ेगा। हम जो है प्रेसिडेंशियल ऑफिस को खाली नहीं छोड़ते हैं कभी भी।
तो वो क्या है, अपना कंटिन्यू कर सकते हैं टेन्योर जब तक कि उनका सक्सेसर दोबारा नहीं आता है, राइट। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब ऐसा है कि अगर एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बनेंगे इंडिया में। देर इज नो लिमिट टू, ठीक है, कि कितनी बार जो है हम एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाए, देर इज नो लिमिट टू दैट। जबकि इफ यू कंपेयर इट विद यूएसए, यूएसए में ओनली पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ओनली ट्वाइस। ठीक है, जैसे अभी ट्रम्प है, उनकी सेकंड प्रेसिडेंसी है, तो अब वो थर्ड टाइम नहीं बन सकते। ऐसे ओबामा थे, वो भी 2 बार ही बने थे, ठीक है। सो यूएसए में सिर्फ ट्वाइस जो है कोई बंदा प्रेसिडेंट रह सकता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो हमें अगर कोई पसंद है प्रेसिडेंट तो उसको ही बनाते रहो। नाउ, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट मीन्स एक तरीके से रिमूवल। कैसे रिमूव कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर, एक ही ग्राउंड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ ही वायलेट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि व्हाट इज द ग्राउंड, ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल, ठीक है। तो कोई और ऐसे खास कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, ओनली द ग्राउंड दैट इज मेंशन इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू विल आस्क मी, मैम व्हाट इज मेंट बाय वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन कर सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डजंट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बात है कि जो लग रहा है हमें वायलेशन है, तो व्हाट व्हाट कैन हैपन इज उनके इम्पीचमेंट जो है स्टार्ट हो सकता है। डिबेट कहाँ हो सकती है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, राइट। सो अब इम्पीचमेंट चार्जेस कौन इनिशिएट कर सकता है? इज इट द लोकसभा और द राज्यसभा, या फिर बोथ द हाउसेस? किसी में भी इम्पीचमेंट स्टार्ट हो सकती है, रिमूवल के बाद में जो डिस्कशन है स्टार्ट हो सकती है। क्या इम्पीचमेंट जो है स्टेट असेंबलीज में भी डिस्कस हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है? नो, स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है टू रिमूव द प्रेसिडेंट। उनके पास अथॉरिटी नहीं है अपने गवर्नर को भी रिमूव करने का, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ से इम्पीच हो सकता है? ओनली बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। एनी हाउस, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस हो वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले इट शुड बी साइंड बाय 1/4 द मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस, ठीक है। साइन भी करके देना है कि हाँ वी आर स्टार्टिंग दिस, और हमारे पास देखो मेजोरिटी है ऑलरेडी, 1/4 मेंबर्स जो है वो इसको स्टार्ट करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है नोटिस भेजा जाता है प्रेसिडेंट, कितने डेज का? 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। 14 दिन का नोटिस दे दिया कि सर ऐसे ऐसे है, हम आपको रिमूव करने का सोच रहे हैं, आप देख लो अपना कैसे आपको डिफेंस अरेंज करना है, ठीक है। क्या आप अपना कहना चाहोगे? So, after the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house, जिस हाउस में स्टार्ट हुआ है उसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए? इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेजोरिटी एक तरीके से, क्योंकि ये मेजोरिटी लेना इज नॉट इजी। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, आपको पता है। सो यू नो दैट जो लोकसभा है, लोकसभा में यू हैव 545, ठीक है, मेंबर्स है टोटल मेंबरशिप अगर देखें। तो इसी तरह राज्यसभा में 245, तो इतनी टोटल मेंबरशिप का आपको 2/3 लेना है। तो मीन्स कि बहुत सारे मेंबर्स की आपको सपोर्ट चाहिए, राइट। तो टोटल मेंबरशिप अगर एक हाउस में पास हो गया है, ठीक है, इफ इट इज पास्ड इन वन हाउस देन इट विल गो टू द अदर हाउस, ठीक है। इट इज सेंट टू द अदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब ये क्या करेगा? ये चार्जेस जो है, इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के पास जो है क्या है, पावर है कि भाई वो उनका भी सुनना चाहिए ना, कि वी आर थिंकिंग ऑफ रिमूविंग यू, तो आप क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ही हैज दी right to appear, ठीक है। Now, if the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution, जो दूसरा हाउस है वो भी कहता है कि सही है, एंड वो भी मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास करता है, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास। जैसे जिस दिन भी रेजोल्यूशन ऐसा पास होगा उस दिन ही जो है हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट जो है रिमूव हो चुका, एंड हो चुका है उनका टेन्योर, ठीक है। दस एन इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, मतलब एक तरीके का एक जुडिशियल प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, राइट टू अपीयर भी हो रहा है, एंड रिमूवल भी हो रहा है, राइट।
Now, in this context, two things should be noted. The nominated members of either house of the parliament can participate in the impeachment of the president, though they do not participate in his election. जैसे मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इट इज डन इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कौन करते हैं? इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलए. कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर होगा वहां पे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है. बट इम्पीचमेंट के टाइम पे कौन कर सकता है इम्पीचमेंट? सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा एंड राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे वो भी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके. अब जो है बाकी जो स्टेट असेंबलीज हैं या फिर जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबलीज पढ़ी थी, वो कोई भी जो है इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. राइट. दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. नाउ नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड. ठीक है. तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि वो पहले ही जो प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किया होता है, उनका डिमीनर, उनका पहले ही अच्छे, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये. राइट. जो प्रेसिडेंट बनाए होते हैं. तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है कभी भी कि कोई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे. तो नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार. नाउ, अब है केस ऑफ वैकेंसी. तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट की सीट है, इट इज नेवर वेकेंट. ठीक है. कभी वेकेंट नहीं रहती है. तो अगर इन केस डेथ हो जाए जो करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर कोई है तो फिर ऑफिस में ही डाइज. तो अगर डेथ हो गई है तो मैंने कहा कि वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए. तो कौन एक्ट करेगा? कौन उस टाइम पर फंक्शंस ले लेगा सारे प्रेसिडेंट के? ठीक है. ये सब हम अब अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. नाउ, वैकेंसी ऑफिस में आती कब है? फर्स्ट होगा ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years. जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे तब वैकेंसी हो जाएगी. राइट. देन इज बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन कर दे. ऑन रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ, अगर अब हमने अभी देखा इम्पीचमेंट कर दे तो भी वैकेंसी हो जाएगी ऑफिस में. बाय हिज डेथ. Otherwise, for example, when he becomes disqualified to hold the office as his election is declared void. तो ये 5 केसेस हैं. या तो 5 साल पूरे हो जाए, या फिर रिजाइन कर दे, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर जो उनका इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उस इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए. एंड आफ्टर दैट डिस्प्यूट जो है, मान ले कि जो इलेक्शन हुआ था इट वाज रॉन्ग, इट वाज वॉइड. अगर उनका इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, देन वी विल हैव टू रिमूव हिम. ओके. So these are the conditions on which vacancy in the office can be generated. Now, first vacancy की अगर हम बात करें, when the vacancy is caused by expiration of the term of the sitting president. 5 साल हो चुके हैं. तो क्या होगा? An election to fill the vacancy must be held before such expiration. तो अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जैसे फॉर 30 सितंबर को जो भी करंट प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है. ओके. तो उससे पहले ही अगर इलेक्शन हो जाएगा तो इजिली जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वो 30 सितंबर से पहले, मतलब जैसे ही ये जाने वाले होंगे, वो आकर अपना ऑफिस संभाल लेंगे. ठीक है. तो जो टर्म एक्सपायर होने वाली है उससे पहले इलेक्शन हो जाए. राइट. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्शन ऑफ इलेक्शन. अगर कोई डिले हो गया है, अभी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है सेंटर के पास में, अगर कोई वॉर है, कुछ भी ऐसा ना, ऐसी कोई इंसिडेंट है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होंगे वही कंटिन्यू करेंगे. राइट. ठीक है. द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस जब तक वो जो है उनका सक्सेसर नहीं आए. नाउ दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इंटररेग्नम. इंटररेग्नम मीन्स कोई बीच में इंटरवल नहीं आना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीट वेकेंट है. इन दिस सिचुएशन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन. ये भी हम समझेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कब आएंगे फिर. ठीक है. जब हमने वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट रखी है, तो उनका क्या रोल है, वो कब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं ना, वो कब करते हैं? अदर केसेस में. अदर केसेस आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो वेकेंट हो गया है ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज. ठीक है. इलेक्शन वाली चीज अलग है. अगर इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन उससे पहले करा दो. बट अगर कोई और सिचुएशन आ गई है, रिजाइन कर दिया है किसी प्रेसिडेंट ने, किसी का रिमूवल हो गया है, डेथ हो गई है, उस केस में टू फिल द वैकेंसी इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months. ठीक है.
तो 6 महीने का टाइम, देखो गवर्नमेंट को कुछ टाइम तो चाहिए ना इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। ओके, तो फिर 6 महीने का टाइम देते हैं सच वैकेंसी। तो आप कहोगे कि अब 6 महीने तक क्या फिर वेकेंट रहेगा प्रेसिडेंट का पोजीशन? अगर कोई किसी सिटिंग प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या कोई रिजाइन कर जाता है, या रिमूवल हो जाता है, तो खाली रहेगा फिर 6 मंथ्स तक? नहीं। कौन एक्ट करेगा उस टाइम के लिए जब तक वो वैकेंसी है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। When a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, removal, death, or otherwise, the vice president acts as the president until a new president is elected. ठीक है, तो कौन एक्ट करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जगह पर सारे काम करेंगे, सारे फंक्शंस करेंगे, जब तक जो है इलेक्शन होकर नए प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। ओके। नाउ when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, इलनेस, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेथ नहीं हुआ है बट इलनेस है। इलनेस की वजह से जो है प्रेसिडेंट जो है अपने जो डे टू डे वर्क जो उनका होता है वो नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर उनके जो फंक्शंस है वो डिस्चार्ज कौन करेगा? ठीक है, दो देर आर टू वर्ड्स, वन इज एक्टिंग, जब प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे, एंड एक टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक्ट कब करेंगे? एक्ट कब करेंगे? जब प्रेसिडेंट है ही नहीं, रिजाइन हो गया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गई। बट डिस्चार्ज कब करेंगे उनके फंक्शंस? जब प्रेसिडेंट है बट वो अनेबल है टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, जैसे कोई एब्सेंस हो गई है। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि प्रेसिडेंट को बाहर फॉरेन कंट्रीज का टूर करना पड़ता है, राइट? सो व्हेन ही इज आउटसाइड, तो जो उनका डेली वर्क है, डे टू डे वर्क, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि व्हाट इज द डे टू डे वर्क, इतना क्या इंपॉर्टेंट वर्क है? देखो, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ, कुछ भी कंट्री में पास नहीं होगा अनलेस इट इज हैविंग एन असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आप समझो एक स्टैंप अगर उसको नहीं मिला है, एक साइन नहीं हुआ है, असेंट नहीं मिला है, दैट लॉ, दैट ऑर्डर, ठीक है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। अब कोई कई ऐसे ऑफिसेज भी होते हैं जिसमें जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उन ऑफिस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट तो यहाँ नहीं है, प्रेसिडेंट तो बाहर गए हैं, राइट? या फिर इलनेस है, नहीं आ सकते हैं, तो उस टाइम पर हु विल डिस्चार्ज द फंक्शंस? वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज ऑल हिज फंक्शंस until the president resumes his office. ठीक है। सो कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी देयर। इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, तो कौन करेगा सारा? प्रेसिडेंट की जो सीट है वो किसको मिल जाएगी? एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं वो फिर सारे प्रेसिडेंट के फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है। नाउ अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो उसके जजेस हैं, असेंशली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको काफी एक अच्छा अथॉरिटी है, अच्छा लेवल है। ठीक है, क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन एनी पर्सन, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर कोई सीनियर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस, ही एंजॉयज ऑल द पावर्स and immunities of the president and is entitled to such emoluments, allowances and privileges as determined by the parliament. तो जब तक भी फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए कोई भी एक्ट करेगा, ठीक है, या फिर फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो उनको एज अ प्रेसिडेंट ही डीम किया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स है, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज है, जो भी उनको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब उनको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस टाइम वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, एक तरीके से प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको प्रेसिडेंट की ही सारा कुछ रहेगा। ओके। सो दिस इज अबाउट कि इफ देर इज अ वैकेंसी। ठीक है, तो हमने क्या सिंपली वैकेंसी पढ़ी? तो अगर तो टेन्योर ही खत्म हो गया 5 इयर्स का, तो इलेक्शन उससे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट एनी इंटरवल इंटररेग्नम। बट इन केस अगर एकदम सडन कुछ रिमूवल हो गया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, डेथ, कोई सडन इंसिडेंट हो जाएगा, तब कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो क्या ऐसी पावर्स और फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट? So president has the executive powers, legislative, financial, judicial, diplomatic, military and emergency. So एक तरीके से all the actions जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, दे आर ऑल इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। मिलिट्री पावर्स क्या होंगे? प्रेसिडेंट भी जो है, अगर इफ अगर हम बोले ना कि इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया,
वॉर डिक्लेयर करने का, डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर में ही इज सेइंग कि वी आर एट वॉर विद सो एंड सो कंट्री, तो वहां से वो डिक्लेयर हो जाएगा दैट वी आर एट वॉर। तो ये डिक्लेरेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। मिलिट्री पावर्स है, ठीक है। मिलिट्री पावर्स में कैसे कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं, ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, हु इज द कमांडर ऑफ द ऑल द फोर्सेस, तो जो टॉप लीडर लगा लो या फिर टॉप कमांडर लगा लो ऑल मिलिट्री फोर्सेस के, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है? डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, डिप्लोमेटिक डिप्लोमेट्स अगर आपने सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स जो है हमारी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। एम्बेसीज आपने सुना होगा, तो जैसे यूएस की एम्बेसी है, कनाडा की है, ठीक है। ये सारी जो एम्बेसीज हैं इनके डिप्लोमेट्स होते हैं, ये डिप्लोमेट्स भी जो है प्रेसिडेंट के पास आते हैं, उनको सबमिट करते हैं दैट हम हमारी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। प्रेसिडेंट उसको देखते हैं एंड उनको अलाउ करते हैं, ठीक है। सो एक तरीके से जो सारी डिप्लोमेटिक पावर्स है एंड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे हमने किसी डिफरेंट कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, वो भी जो है प्रेसिडेंशियल साइन के बिना नहीं होता है फुलफिल। जुडिशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जुडिशियल पावर्स में द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, जैसे जो मनी बिल्स होते हैं, जो बजट होता है, ठीक है, जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट लेकर आती है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट के रेफरेंस से वो बजट आता है। प्रेसिडेंट उसको बाद में देखते भी हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास में। एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है ही, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हो गया कि ऑल द एक्शंस जो होंगे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूशन, देखो एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है? एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन मीन्स लेजिस्लेचर ने, जो आपका लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट है, उसने कुछ लॉ बना दिया, उसकी एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन वाली जो पावर है वो भी सारी प्रेसिडेंट के पास है। इमरजेंसी पावर्स है, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है इंडिया में बिना प्रेसिडेंट की असेंट से नहीं हो सकती है। तो दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब देर इज वन थिंग, आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट तो ऑल पावरफुल एक तरह से अथॉरिटी हो गई, फिर सारी पावर्स उनके पास ही हैं, इतनी बड़ी चीज है प्रेसिडेंट तो, ठीक है। सो एक्चुअल में ये पावर्स आपको दिख रही हैं, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज दीज पावर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली नहीं एक्सरसाइज करते, वो सिर्फ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये कौन है? दीज आर द एमपीज जिनको आपने खुद इलेक्ट किया है, जिनको आपने इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस करेंगे, उसी एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे देखने में तो लगता है बहुत पास है प्रेसिडेंट के पास, बट ऐसा नहीं है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलेंगे करने को, वही वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। और अगर वो ऐसा खुद से ही सारे डिसीजन ले ले कि पाकिस्तान बहुत तंग कर रहा है, इसको उड़ाओ, चलो खत्म करो, ऐसा कोई बात बोल देंगे, ठीक है। तो इससे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि पीपल अगर नहीं चाह रहे हैं, पीपल ने ऐसा इलेक्शन करके नहीं भेजा है किसी को, प्रेसिडेंट को, तो पीपल के हाथ में पावर रहनी चाहिए। तो हमने किसको इलेक्ट करके भेजा है? हमने तो किसको किया है? सीओएम। हमने तो सीओएम के मेंबर्स कौन है? बेसिकली पीएम, ठीक है, सारे डिफेंस मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, ये सब लोग, हमने तो इनको इलेक्ट किया है, हमने इनको पावर दी है, राइट। और ये भी किसके अंडर है? ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी कुछ ऐसी चीज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट इनको भी रिमूव कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बहुत अच्छा बैलेंस ऑफ पावर बनाया है कि अगर कोई भी थोड़ा अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करेगा, सो दे वी हैव द प्रोसेस, ठीक है, कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। तो ऐसे इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो बिना एडवाइस के काम ही नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो लेट अस सी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, ठीक है। व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स? Now, all executive actions of the government of India are formally taken in his name. ठीक है। तो इन हिज नेम मीन्स कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन रहेंगे, कोई भी एग्रीमेंट है तब सारी जगह पर प्रेसिडेंट के साइन है।
ही कैन मेक रूल स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कोई भी जो यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको कैसे ट्रांजैक्ट करें उसके बारे में वो बता सकते हैं। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, कौन करेगा? एंड अदर मिनिस्टर्स, कौन उनको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट ही नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट कैसे होगी? ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, इनको ओथ भी दिलाते हैं। ठीक है, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमिन्स हिज रेम्यूनरेशन, उनको कितना पैसा हमें देना है ये सब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? कि प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की हमने बात करी थी। ठीक है, जब मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, एक तरीके से 4 पिलर्स की हमने बात करी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन था, कैग था। तो कैग जो है उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स की, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, यूपीएससी के चेयरमैन की एंड मेंबर्स की, गवर्नर्स ऑफ स्टेट जो है वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन करते हैं? अपॉइंट प्रेसिडेंट। ठीक है, सो जो भी पावरफुल और इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। मतलब कि जो भी डे टू डे बिजनेस चल रहा है, जैसे बहुत सारे बिल्स हैं और प्रेसिडेंट जो है उन वो भी न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज। ठीक है, तो उसमें उनको दिख रहा है कि कोई बिल जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। ओके, मीडिया भी उसके बारे में कुछ ऐसा लिख रही है, सो ही कैन आस्क द पीएम टू प्रोवाइड हिम द इंफॉर्मेशन। वो पीएम को भी बोल सकते हैं टू सबमिट कंसिडरेशन, कुछ भी ऐसा मैटर जो उनको लगता है वो सबमिट करवा सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, आप मुझे बताइए। ठीक है, हो सकता है देर इज अ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई मिनिस्टर है जिन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, बट द पीएम और जो भी है बाकी मिनिस्टर्स है, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, तो इससे इससे भी इंफॉर्मेशन जो है प्रेसिडेंट जो है सीख कर सकते हैं। किससे सीख करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले टाइम्स में एक राजा होते थे। ठीक है, राजा का एक चीफ मंत्री होता था। ठीक है ना, तो वही है सेम सिस्टम, राजा एक तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट है एंड उनका जो एक चीफ मंत्री है जो कि सभी चीज देखेगा। ठीक है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और भी सारे मिनिस्टर्स बैठे रहते थे, बट जो प्राइम मिनिस्टर था वही सारी इंफॉर्मेशन देता था रिगार्डिंग डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कुछ बताना है, होम मिनिस्टर का जो भी सब है वो सब कौन इंडिकेट करता है प्रेसिडेंट को? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसी क्लासेस। तो जैसे वही मैंने बात करा, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से न्यूज़पेपर में कुछ रिपोर्ट पढ़ा है प्रेसिडेंट ने एंड देर इज अ मेंशन ऑफ कि जो ओबीसीज है और जो अदर क्लासेस हैं उनको कुछ कुछ हुआ है, उनके अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है किसी स्टेट में, तो वो क्या है, कोई कमीशन बना सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कि भाई ये मैंने ये कमीशन फॉर्म किया है एंड इस कमीशन का क्या रोल होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे उनकी कंडीशन, क्या वो ठीक है नहीं है। ओके, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट काउंसिल का यही वर्क है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे से रहें। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं दे आर डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट। तो डायरेक्टली कौन यूटीज को कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, एंड एडमिनिस्टर्स देम थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। तो जो भी उसको चला रहा होगा उस यूटी को, उसको एडमिनिस्ट्रेट जो भी करेगा उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, सो यूटीज आर डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट देखते हैं उनका डे टू डे फंक्शनिंग, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज द पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो वो भी कौन कर सकते हैं? सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये जो पावर्स हैं ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ही ये सब होगा। नाउ विल कम टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव्स, ऑब्वियसली लेजिस्लेटिंग मींस कुछ लॉ मेकिंग। ठीक है, लॉ से रिलेटेड है ये। सो लॉ मेकिंग पावर कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इज ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। सो आपने सुना होगा कि भाई पार्लियामेंट अभी सेशन में है, राइट?
तो सेशन में उसको लेकर कौन आता है, या फिर पार्लियामेंट का सेशन खत्म कौन करता है? इट इज द प्रेसिडेंट ओनली। तो समन करना है, समन मीन्स पार्लियामेंट को बोलना है कि आप अपना सेशन सो एंड सो डेट से स्टार्ट कीजिए। तो सभी के सभी लोकसभा एंड राज्यसभा में एमपीज आकर बैठेंगे, सेशन स्टार्ट होगा। प्रोरोग मीन्स पार्लियामेंट का सेशन खत्म, वो भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। ही कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा। डिसॉल्व लोकसभा होना अलग होता है। डिसॉल्व मीन्स कि बिल्कुल खत्म, अब नई इलेक्शंस करो, ठीक है। डिसॉल्व अगर हो जाएगी ना लोकसभा, समन एंड प्रोरोग इज अ डिफरेंट थिंग, बट डिसॉल्व होना मीन्स कि अब आपको न्यू इलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू इलेक्शन से न्यू एमपीज आएंगे। न्यू एमपीज में से आप देखोगे कौन सी पार्टी मेजोरिटी में आई है, फिर वो अपना लीडर चुन के क्या बनाएगी? प्राइम मिनिस्टर। सो एक तरीके से न्यू पीएम बनने का एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो जाएगी, ठीक है। न्यू पीएम में जरूरी नहीं है कि नया पीएम ही आए, हो सकता है जो करंट पीएम है जैसे मोदी है, तो इतनी बार लोकसभा डिसॉल्व हुई है नया इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो वो दोबारा से रिइलेक्ट होकर आ गए हैं, ठीक है। नाउ ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। तो जैसे ही पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है हर एक जनरल इलेक्शन के बाद में, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। सो वो एड्रेस करते हैं। तो पहला एड्रेस जो पार्लियामेंट को जाता है आफ्टर न्यू इलेक्शन, जो नए लोग आके आए हैं उनको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, या फिर नए साल पर भी प्रेसिडेंट का ही फर्स्ट एड्रेस होता है, राइट। ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये बिल क्यों पेंडिंग है, इससे रिलेटेड मुझे बताओ, ठीक है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर वीकेंड। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर बैठते हैं, और ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। तो अगर उनका सीट वेकेंट है तो उनकी जगह पर जो है किस मेंबर को स्पीकर बनाना है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। देखो नॉमिनेशन आ गया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। सो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कौन नॉमिनेट कर रहा है इनको? प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। कौन लोग होते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, और कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन एरियाज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, अगर इन एरियाज में आप कुछ आउटस्टैंडिंग पर्सन है, तो आपको जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा का एमपी बना देंगे, ठीक है। आपको कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको एक एमपी बन जाएंगे आप, आपको सारी पावर्स ऑफ एन एमपी मिलेंगे, राज्यसभा के एमपी बन जाओगे आप। इफ देर इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने कुछ लिटरेचर में दिया है, कुछ साइंस में आप कोई जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आर्ट में, सोशल सर्विस में, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को अंडर द क्राइटेरिया ऑफ आर्ट, आर्ट मतलब जैसे क्रिकेट से थे वो, तो किसके अंडर उनको मिला था राज्यसभा की मेंबरशिप? एज एन एमपी, आर्ट के अंडर, ठीक है। तो ऐसे काफी आपने देखा होगा कई फिल्म स्टार्स भी होते हैं, उनको भी मेंबरशिप, वो भी एमपी बने रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रेसिडेंट ही बना देते हैं एज एमपी ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नाउ ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये होता था लोकसभा में भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते थे 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बट जो है अब इसको चेंज कर दिया गया है, इट हैज बीन अमेंडेड नाउ, ठीक है। अमेंडमेंट के बाद हमने ये खत्म कर दिया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो है मे बी स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब ब्रिटिशर्स भी थे, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ ज्यादा थे, तो अब इतने लोग हैं नहीं, तो उनको नॉमिनेट करना टू द लोकसभा अब रेलेवेंट नहीं लगता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अब इसको रिमूव कर दिया है। अब जो है लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन नॉमिनेट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ओके। नाउ ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो अगर कुछ ऐसा किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को कुछ ऐसा मिलता है, इलेक्शन कमीशन कुछ बताते हैं कि इनका इलेक्शन गलत हुआ है, ठीक नहीं है, वॉइड है, तो जो प्रेसिडेंट है वो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इन कंसल्टेशन ऑब्वियसली विद द इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, उसमें एमपी को निकाल देगा, ठीक है। नाउ हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। जैसे कि अगर आप कोई बिल लेकर आ रहे हो जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, ये एक ऐसा फंड है जिससे जो है पूरा जो बजट
का जो पैसा है वो इस फंड से आता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो यहाँ से जो पैसा है वो निकालना है, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट को निकालना है किसी भी तरीके से। तो पहले तो बिल पास करवाएंगे। बिल पास करवाने के बाद जो प्रेसिडेंट है उनके असेंट से ही इट इज डन, ठीक है। तो पहले तो आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, एक तरह से परमिशन। ओके, ठीक है। तो जो भी कंसोलिडेटेड फंड से मनी लेना है, इट इज टू बी डन थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि बाकी सब चीजें तो ठीक है मैम, पर आपने बताया कि प्रेसिडेंट जो है अपने आप से कुछ नहीं करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही सुनते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट हियर, प्रेसिडेंट की जरूरत ही क्या थी? सो इसमें यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी देखो एक्ट होगा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएगा। प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट एक तरह से पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट एक बिल्कुल ही, यू कैन नॉट से कि ही इज एंटायरली अ पपेट, ठीक है, वो खुद है, उनका खुद का दिमाग है, ही कैन अंडरस्टैंड, शी कैन अंडरस्टैंड। तो जो भी कुछ भी लॉ आते हैं या कुछ भी आते हैं, जो प्रेसिडेंट इज वेल अवेयर, अगर कुछ कभी कोई ऐसा हिस्ट्री लॉ आता है या कुछ आता है, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो वो उस लॉ को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऐसे टोटल ही डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट का ऑफिस होना इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर आप वैसे मतलब देखें तो सारी पावर तो पीएम के पास ही होती है, राइट। पर पीएम के ऊपर भी किसी अथॉरिटी की ऐसी जरूरत है जो कि उनको एक तरीके से थोड़ा गाइड कर सके। ओके। तो थोड़ा ऐसे अगर कोई ऐसा बिल है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर सके पीएम से कि आप ऐसा ऐसे कीजिए, ऐसा ना कीजिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इतना रोल रहता है, ठीक। अल्टीमेट पावर हमें दिखता है कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो अल्टीमेट जो पावर रहती है वो पीएम के पास रहती है, कुछ भी डिसीजन, कुछ भी लॉ इनके बारे में। बट प्रेसिडेंट कैन बी देयर इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ समटाइम्स डिलेइंग एनी सच बिल, डिले भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके। नाउ अगर कोई बिल है, जैसे मैंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होके जाता है, तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? नाउ ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। असेंट देना मतलब ठीक है, ये बिल बिल्कुल सही है, इसको लॉ बनाओ। तो असेंट कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, विदहोल्ड करना मीन्स कि ये बिल सही नहीं है, आई विल नॉट गिव माई असेंट, ठीक है। वो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है दैट वाई एम डूइंग सो, ठीक है। ही कैन सिंपली नॉट गिव हिज असेंट, विदहोल्ड कर लिया, विदहोल्ड करते ही बिल खत्म हो जाता है, ठीक है, इट इज गॉन। थर्ड इज ही कैन रिटर्न द बिल। इफ नॉट अ मनी बिल, अगर मनी बिल है, देखो मनी बिल की तो गवर्नमेंट को जरूरत है, तो अगर मनी बिल भेजा है ना प्रेसिडेंट के पास, तो वो तो उनको साइन करना है। बट अगर कोई और बिल है वो वापस कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्ट। ये एक तरीके से आप मानोगे कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इसके लिए रिटर्न करने के लिए उनको किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। जैसे असेंट, असेंट में ऐसा हुआ कि जो भी मिनिस्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कोई बिल पास करवाया, एंड नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेंड दैट टू द प्रेसिडेंट कि देखो सर, मैंने पास करा लिया है फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, आप अब अपना साइन कर दीजिए और ये लॉ बन जाएगा। ओके। तो ऐसे केस में जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर क्या कहेगी कि आप इसको असेंट कर दो, तो वो असेंट कर देंगे, ठीक है। वो तो वैसे हर हर बिल को चाहेंगे। बट यहाँ पर जब रिटर्न करते हैं, रिटर्न के लिए उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि आप इस बिल पे थोड़ा और सोचिए, ठीक है, मुझे ये बिल थोड़ा सही नहीं लग रहा, अगर ऐसा कुछ केस है तो ही कैन रिटर्न द बिल, राइट। बट अगर उन्होंने रिटर्न किया है एंड वो बिल जो है दोबारा से पास करते हैं पार्लियामेंट में, विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, एज इट इज बिल वो पास हो जाता है दोबारा से, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इस केस में जो है
रिटर्न कर सकते हैं, बट अगर वो दोबारा उसी बिल को सेंड करें पास करवा के, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए, तो ये तो हो गए सारे यूनियन। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, इनको मिला के जो बिल बना वो यहाँ पे पहुंचा है। बट अगर स्टेट्स है, क्या प्रेसिडेंट का स्टेट्स के जो बिल है या स्टेट्स जो लॉ बना रही हैं उस पे भी कोई अथॉरिटी है? यस, अथॉरिटी है। व्हाट इज द अथॉरिटी? देखो, हर एक स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, राइट। नाउ इफ द गवर्नर थिंक्स कि ये स्टेट कुछ ऐसा बिल लेकर आ रही है जिस जो अगर लॉ बन जाएगा तो इस स्टेट में डिस्टरबेंस हो सकती है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है किसी बिल की, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ गवर्नर को लगता है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, कि मैं ना ये प्रेसिडेंट को भेजना चाहूंगा। तो देखो, स्टेट जो है, स्टेट में जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी बिल पास कराते हैं, वो किसके असेंट के लिए भेजते हैं? गवर्नर के असेंट के लिए भेजते हैं, गवर्नर साइन कर देते हैं स्टेट्स में, एंड वो लॉ बन जाता है। बट अगर गवर्नर के पास कोई ऐसा बिल आए जो गवर्नर को लगे ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है, तो गवर्नर उसको किसको भेजते हैं? फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। नाउ व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर, रिजर्व कर लिया किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट उसको असेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है बिल, ओके फाइन, दे दो इनको, ठीक है, इसको लॉ बनने दो। और क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? विद होल्ड कर लिया कि नहीं, ये सही नहीं है, नहीं बनना चाहिए, तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो स्टेट का भी हो। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को टू रिटर्न द बिल, इनको वापस भेजो, ठीक है। इफ नॉट अ मनी बिल, तो मनी बिल नहीं भेजते हैं वापस। नाउ फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रिकंसिडरेशन का मतलब क्या है, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है बैठ के दोबारा सोचे इस बिल के बारे में एंड दोबारा पास कराए। अगर वो दोबारा पास करेंगे, ठीक है, और दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट का ऑब्लिगेटरी नहीं है मानना। देखो आपने ऊपर क्या पढ़ा, ये रिटर्न किया बिल इन केस ऑफ यूनियन बिल। इन केस ऑफ यूनियन बिल अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं और जो पार्लियामेंट है वो दोबारा भेजती है, तो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है। बट स्टेट के केस में अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा भेजती है, तो जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट माने, वो फिर से कैंसिल कर सकते हैं बिल, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स के ऊपर जो है ज्यादा पावर रहती है सेंटर की, ना। और क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं? सो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू कि असेंट देना है या नहीं देना है बिल को, ठीक है। प्रेसिडेंट और क्या कर सकते हैं? प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? नाउ व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अब देखो, कोई भी बिल बनाना है, ठीक है, कोई बिल लेकर आए हैं, बिल से कोई लॉ बनता है, ठीक है, लॉ कब बनता है? जब प्रेसिडेंट असेंट करते हैं। बट बिल कब होता है? बिल होता है पार्लियामेंट जब पास करती है। अगर पार्लियामेंट नहीं है और हमें सडनली कोई लॉ की जरूरत है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देखो हर टाइम जो एमपीज है ना, वो हर टाइम लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठते, वो सिर्फ जब सेशन होता है उसका तभी बैठते हैं, ठीक है। जैसे अगर मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन होता है, और फिर बजट सेशन होता है, ठीक, तो उसी टाइम पर जो है एमपीज लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराने बैठते हैं। तो व्हाट अबाउट कि अगर हमें कोई सडन ऐसे लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ गई पर पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, तो वी हैव गिवन द पावर टू द प्रेसिडेंट टू फॉर्म एन ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस बस नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट एक्चुअली क्या है, ये एक सीधा एक लॉ बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले भी बताया ये एग्जाम्पल, जैसे ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन हुई थी, बहुत सडन था, ठीक है। तो सडन स्टेप्स जो है लिए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, ठीक। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, आरबीआई को कुछ पावर्स देने थे उस टाइम पर डिमोनेटाइजेशन के टाइम, ठीक है। तो पावर्स तो सिर्फ एक लॉ के थ्रू ही दे सकते हैं ना, लॉ में अमेंडमेंट करना था, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करना था, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, सडनली करना था क्योंकि डिमोनेटाइजेशन था, बहुत लोग ऐसे परेशान हो जाते नहीं तो फिर उस टाइम पर प्रेसिडेंट ने क्या बनाया था? ऑर्डिनेंस बनाया था,
ऑर्डिनेंस से उन्होंने आरबीआई के एक्ट में चेंजेस किए थे, जो भी चेंजेस हमें करने थे, ठीक है, एज पर दैट सिचुएशन। तो जो भी चेंजेस करने थे वो ऑर्डिनेंस से करें। एंड फिर जब पार्लियामेंट आ गई तो पार्लियामेंट ने प्रॉपर लॉ बनाया, ठीक है। सो जो ये ऑर्डिनेंस होता है, ये पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ बना के जो है वो रहेगा। ऑर्डिनेंस जो है, जब जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को पास करना हो, ठीक है। जब तक वो पार्लियामेंट नहीं है तब तक वो एक्ट करता रहेगा। जैसे ही पार्लियामेंट इन सेशन आएगी तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए ना। हो सकता है कि कोई गलत लॉ बना के प्रेसिडेंट बैठ जाए, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट को तो पावर है कि जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा आएगी तो ऑर्डिनेंस देखे कि वो ठीक बना है नहीं बना है, उसको हटाना है या पास करना है, ठीक है। नाउ और क्या पावर्स हैं? दी जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कैग जो मैंने आपको बताया था ना, वो सारे जो अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको ऑडिट करता है, चेक करता है कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं है, कहीं गलत पैसा तो नहीं कहीं गया हुआ है, ठीक है, सारा पैसा सही जगह गया है, सही स्कीम के लिए गया है। तो उसकी जो रिपोर्ट्स होती है, तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को किस में प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट में, ठीक है। देखो जी, पार्लियामेंट को दिखाता है कि जो जो पैसा इस स्कीम के लिए निकाला गया, कैग ने उसके ऊपर ये रिपोर्ट दिया है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई अगर रिपोर्ट आई है, फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट है, तो सारी पार्लियामेंट को कौन दिखाता है? प्रेसिडेंट दिखाता है, ठीक है। Now he can make regulations for the peace and progress and good governance of Andaman Nicobar Islands। अब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये सारे जो दमन दीव है, ठीक है, लद्दाख है, तो ये जो सारे यूटीज हैं और, ठीक है, एंड कुछ आइलैंड्स हैं, इनमें कुछ रेगुलेशन करना होता है। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली लेजिस्लेट करते हैं थ्रू रेगुलेशंस, ठीक है, क्योंकि एक तरह से स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है। तो इनकी जो है कंट्रोल है, इट इज ऑल्सो अंडर द प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स? तो फाइनेंशियल पावर्स मैंने बताया, जैसे मनी बिल्स होते हैं। मनी बिल्स मतलब जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे कुछ पैसा निकालना है, तो वो मनी बिल्स के थ्रू करते हैं। जो भी ये मनी बिल होता है, ये किसकी रिकमेंडेशन से आप ला सकते हो? प्रेसिडेंट की। Now, he causes to laid before the parliament annual financial statement. Annual financial statement is just another name for the union budget। जो बजट आता है वो भी कौन लेकर आते हैं? एक तरीके से पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करते हैं? पार्लियामेंट में तो आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बट किसकी रिकमेंडेशन से आता है वो? प्रेसिडेंट की, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो सारा जो है कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब एक तरह से प्रेसिडेंट की व्यू में होता है, ठीक है, नॉलेज में होता है। नाउ टू मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कहें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास जो पैसा है कहाँ से आता है, सो एक तो हमारे पास होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड मतलब मेजर पैसा इस जगह से आता है, ठीक है। देन हमारे पास है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, और एक होता है पब्लिक अकाउंट, राइट। अब जो कंसोलिडेटेड फंड है, तो मैंने बताया जो मेजर, जो बजट में जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट जो है अ, कहाँ से लेकर आती है? देखो, गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनानी है, स्कीम्स में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, तो करोड़ ऑफ रुपीज कहाँ से आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। एक कंटिजेंसी फंड में, कंटिजेंसी एज द नेम सजेस्ट, कंटिजेंसी मतलब कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, तो उसमें से, उस फंड में से कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो गया है, जैसे कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, राइट, फ्लड हो गए हैं बहुत ज्यादा, और उस स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो उसको कुछ रेलेवेंट हेल्प करना है, तो वो कहाँ से होती है? एक बार एकदम जो कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आता है वो कहाँ से जाता है? कंटिजेंसी फंड। एंड पब्लिक अकाउंट अलग है, ठीक है, इट इज फॉर द जो एम्प्लॉयज रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे रिलेटेड होता है ये अकाउंट। ऑलराइट। सो मेजर सबसे ज्यादा पैसा किसमें होता है? कंसोलिडेटेड फंड से, इसी से हमारा बजट बनता है, बजट को सारा पैसा यही फंड देता है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें कहाँ से पैसा आ रहा है? तो जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, ये सब लेता है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में ही जाता है, ठीक है। नाउ और क्या फाइनेंशियल पावर्स है प्रेसिडेंट के पास? जो फाइनेंस कमीशन होता है एवरी 5 years, जो कि फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है?
कि देखो जो पैसा है सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड करना है, ये कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। ठीक है। सो इसको भी अपॉइंट कैसे करना है, कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे फाइनेंस कमीशन के, ये भी कौन बताते हैं? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। नाउ व्हाट आर द जुडिशियल पावर्स? जुडिशियल पावर में पहली बात है कि जो भी चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, या जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है अंडर आर्टिकल 143। इस आर्टिकल के अंडर इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ही होते हैं सारे आर्टिकल्स, राइट? तो आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है कि इफ देर इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, बट कोई भी ऐसा कुछ भी केस अराइज हो जाता है जिससे जो है एक तरह से एक रेफरेंस चाहिए प्रेसिडेंट को फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या लेते हैं? एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। हाउएवर एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो एक जस्ट एक एडवाइस होती है बाय द सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगा, उस लॉ को, उस मैटर को इंटरप्रेट करे, राइट? यही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके। अब जो भी एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट माने या ना माने, विच इज अ डिफरेंट थिंग। Now he can grant pardon, reprieve, respite, remission, punishment, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सस्पेंड। ठीक है। सो ये क्या है? पार्डनिंग पावर्स जो है, दीज आर द पावर्स, जुडिशियल पावर्स एक तरह से प्रेसिडेंट के। तो अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी को सजा सुनानी है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट्स होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो ये सब किसी को भी कुछ भी सजा सुना सकते हैं अगर किसी ने क्राइम किया है। ठीक है। अब जुडिशियल पावर एक प्रेसिडेंट के पास भी होती है, तो जैसे थोड़ा सा पुराने टाइम से वी कैन कंपेयर, जैसे राजा के पास जाते थे तो राजा से माफी मांगते थे कि हमें माफ कर दो, हमने गलत किया है, बट यू कैन पार्डन अस। ठीक है, तो इस तरह की कुछ पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को भी दी है। ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कि, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी के साथ अननेसेसरी जो है हार्श एक तरह से सजा दे दी है किसी को, ओके, तो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ लगे कि हमें थोड़ा इनकी सजा कम कर देनी चाहिए, या फिर पार्डन भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और जो भी मैं पावर्स की बात कर रही हूँ, हर चीज जो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, ओनली जो कुछ चीजें हैं जैसे रिटर्निंग ऑफ द बिल, वो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो रिटर्न ऐसे ही कर सकते हैं। बट और जो भी पावर है कि पार्डनिंग करना है, रिप्राइव करना है, किसी का सेंटेंस ज्यादा बड़ा है उसको कम कर दो, 14 साल से नहीं, इसका थोड़ा कम इसको दे दो जेल टर्म, ठीक है, वो सब किसके रिकमेंडेशन से करेंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही चलेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लगता है कि भाई उनको ज्यादा सजा दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तो वो प्रेसिडेंट जो है, अगर वो इंसान अप्लाई करेगा प्रेसिडेंट को, मर्सी पिटिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सो इफ दैट पर्सन अप्लाइज फॉर दैट मर्सी पिटिशन कि हम पे थोड़ी दया कीजिए, हमें इतना बड़ा बड़ा ऐसे कुछ बोल दिया है कि इनको तो कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ठीक है। वो ऑब्वियसली अगर कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट ने दिया है तो उनका जो क्राइम है वो भी ग्रेव होगा, ठीक है, खतरनाक क्राइम किया होगा, बट स्टिल प्रेसिडेंट से सभी होप रखते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं, फांसी मत दो हमें, हमारी इसमें चेंज कर दो। तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कोर्ट ने जिसने उसको दिया, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, दे कैन एक्सरसाइज दैट। ठीक है। सो कौन कौन से केसेस में वो हेल्प कर सकते हैं किसी की? पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, देखो जो डिफेंस पीपल होते हैं, ठीक है, दे हैव देयर ओन कोर्ट्स, ठीक, तो उनकी खुद की कोर्ट्स होती हैं, डिफेंस कोर्ट्स होती हैं, वहां पर अगर जैसे कोर्ट मार्शल हुआ है, तो अगर किसी को कोई भी सजा है उसके लिए भी वो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को डाल सकते हैं। देन इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंसेस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, सेंट्रल ने कोई कोई लॉ बनाया है उसके अगेंस्ट जो है आपको सजा हुई है, या फिर कोई भी केस है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को भी किसी भी जगह पर कैसा भी सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है ना, तो वो तो डेफिनेटली मर्सी पिटिशन के तौर पे प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अब उसको बचाना है नहीं बचाना है, इसमें उस इंसान की कोई राइट नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि प्रेसिडेंट को मेरा केस सुनना चाहिए,
तो प्रेसिडेंट को केस नहीं सुनेंगे कोर्ट की तरह कि दिखाओ अपने एविडेंस, दिखाओ दिखाओ क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है सारे। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट एक प्रोसीजर नहीं होगा वहां पे जो कोर्ट वाला है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, डिक्लेयर हो चुका है कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट सिर्फ उसका केस देखेंगे, एंड केस में भी अगर प्रेसिडेंट को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम रिलीफ देते हैं, तो वो देंगे, राइट। नाउ देन द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव द डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स की बात होगी जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ आप करंट अफेयर्स में रोज सुन रहे हैं, ठीक है। कि इंडिया ने इस कंट्री के साथ ये पैक्ट साइन किया, वो सारे जो है एग्रीमेंट्स जो है नेगोशिएटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब तक उस एग्रीमेंट पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं है वो ट्रीटी नहीं बनेगी, ओके। He represents India at international forums and affairs, receives diplomats like ambassadors and high commissioners. Okay. Now, military powers. Military powers मैंने आपको बताया, he is the supreme commander of the defense forces of India. ठीक है, तो वो अपॉइंट भी करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने बोला कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर दिया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में क्या है, वॉर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने तो किसकी सुनी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पावरफुल कौन है, पीएम है, ठीक है। तो एक तरीके से अल्टीमेटली पीएम जो है प्रेसिडेंट के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि पीएम ने ही डिक्लेयर किया है वॉर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर करवाया है वॉर, क्योंकि उनकी एडवाइस पे ही सिर्फ प्रेसिडेंट चलते हैं, तो प्रेसिडेंट खुद तो नहीं करते हैं डिक्लेयर, ठीक है। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया होगा तभी उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, एंड एवरी वन इज शॉक्ड, ठीक है। ऑल द पार्लियामेंट इज शॉक्ड कि नहीं, वॉर नहीं डिक्लेयर करना था। बिकॉज देखो, आज भी अगर आप देखते हो सोशल मीडिया पे वॉर कर दो कि हाँ वॉर होना चाहिए, बट इफ यू सी दैट इन अ वॉर नोबडी इज अ विनर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद वॉर हो रही है और हम जीत गए या वो हार गया, तो अगर वॉर का एक रिजल्ट देखे ना तो नोबडी विंस। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। सारी उसकी रिसोर्सेज वॉर में लग जाएंगी, जो खाना है पीना है, जैसे अभी आपने देखा है कि जो हम है बहुत वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, ठीक है, फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो वो सारा उनको इतना खाना सब जा रहा है, फ्री में राशन जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सारा खाना कहाँ हो जाएगा, मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, या फिर जो भी बॉर्डर एरियाज पे लोग रह रहे हैं उनकी तरफ ज्यादा हो जाएगा। सो ऐसी जो चीजें हैं, और ऊपर से इतना पैसा लगता है आपको, और भी ज्यादा डिफेंस में इन सब चीजों में पैसा लगाना पड़ेगा, तो इकोनॉमिकली जो कंट्री है बहुत वीक हो जाता है। और कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली वीक हो जाए ना, तो इट डजेंट मैटर कि क्या हुआ है एक्चुअल में उसका, चाहे वो जीत भी जाए एसेंशियली उसका लॉस ही होता है, ओके। सो तो ऐसे कोई, ऐसे प्रेसिडेंट या कोई पीएम ऐसी जोश में आके कोई वॉर ना डिक्लेयर कर दे, उसके लिए सेफ गार्ड्स हैं। सेफ गार्ड इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा स्टेप करने नहीं देती है बाय द प्रेसिडेंट, या फिर हम इनडायरेक्टली बोले बाय द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी पार्लियामेंट ऐसा स्टेप नहीं करने देगी जो कि लोगों के उसमें नहीं होगा, बेनिफिट में नहीं होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास फुल पावर्स है, वो ऐसा रेजोल्यूशन ला सकते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो वो सब कैंसिल भी हो सकता है। देन इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, वी हैव द नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किसके बेसिस पे थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। ये तीन चीजें हो जाए तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जिसको हम एक तरह से स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी मैंने क्या बताया था, व्हेन देयर इज फेलियर, ठीक है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, ठीक है, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर एक प्रोविजन दिया है कैसे कैसे आपको अपना स्टेट रन करना है, और वो रन ना कर पाए, सीएम जो है अथॉरिटेटिव हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या होगा, जो गवर्नर है
गवर्नर विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि जी इस स्टेट में तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, फेलियर हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लोग नहीं चल रहे हैं। तो गवर्नर ये रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इन सबको क्या करेंगे? इन सबको, जो भी वहां पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे? उनकी सारी पावर्स ले लेंगे। कौन ले लेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब पंजाब में बहुत बार लगी ये प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट जहां पे डिस्टर्बेंस, जैसे मिलिटेंसी हो गई है, जैसे JNK में बहुत बार लगता है, मिलिटेंसी हो जाती है, और अगर ऐसा लगे कि जो CM है या वो लोग कैपेबल नहीं है उस सिचुएशन को संभालने में, तो प्रेसिडेंट उसको अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है, देन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में कभी नहीं लगी है। सबसे ज्यादा क्या लगा है? प्रेसिडेंशियल रूल, देन नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी लगी नहीं। सो ये कौन करता है डिक्लेयर इन तीनों इमरजेंसीज को? प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन से ही हो जाएगा। जब डिक्लेयर किया उस टाइम इमरजेंसी जो है स्टार्ट हो जाएगी। फाइन। सो नेक्स्ट इज वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर्स। ठीक है, तो वीटो पावर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू अ बिल। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई बिल उन्होंने पास किया है, तो पार्लियामेंट से कोई बिल बनकर आया है, ठीक है, और किसने पास किया? राज्यसभा एंड लोकसभा, इन सब ने तो डन कर दिया है। ठीक है, दोनों हाउसेज में ये बिल पास हो चुके हैं। नाउ इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्यों जाएगा? उनके साइन के लिए जाएगा, उसके बिना ये क्या नहीं बनेगा? लॉ। ठीक है, तो इसके टाइम पर प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स है कि इसको बिल बनाने देना है या नहीं देना है, उसी को बोलते हैं वीटो पावर्स। ठीक है, सो किसके रिगार्डिंग है? ये बिल के रिगार्डिंग है वीटो पावर्स। So he has certain veto powers. So we will talk about these veto powers. पहले आप देख लो कि veto powers होती कैसे हैं। One is absolute veto, one is qualified, one is suspensive and pocket veto. ठीक है, so किस तरीके की veto powers होती हैं हम इसको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है। इट विल टेक सम टाइम। एब्सोल्यूट वीटो का बस थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। एब्सोल्यूट वीटो इज विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल। बिल्कुल एब्सोल्यूट वीटो कर दिया है कि आई विल नॉट गिव माई सिग्नेचर ऑन दिस बिल। जैसे ही एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगी, बिल खत्म। ठीक है, आप सोचो कोई और लॉ बनाओ, मुझे नहीं पसंद आया। क्वालिफाइड वीटो, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसमें जो है बिल वापस भेज देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। आवर प्रेसिडेंट डू नॉट हैव दिस। सस्पेंसिव वीटो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं बिल को। ठीक है, एंड पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो मीन्स अपने पॉकेट में रख के भूल गए, ना तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसको असेंट नहीं दूंगा, ना तो प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया, ना प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया कि मैं असेंट दूंगा। नाउ व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर्स क्लैट एग्जाम? दिस इज बिकॉज, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था कि जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है जिनके पास ये बिल पहुंचे हैं, दे ओनली हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड। 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनको जो है बिल पे क्या एक्शन लिया है ये बताना है। राइट? ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फिक्स नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जब तक आपको नहीं बताना है कुछ भी, आप उस बिल को पेंडिंग रखो। तो अभी जो है डिबेट इज ऑन गोइंग। ठीक है, एंड इस डिबेट के चलते चलते जो द्रौपदी मुर्मू है, प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही बोल दिया, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बोल दिया कि व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि हमें कितने टाइम में डिसीजन लेना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो आपने 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम कैसे हमें दिया? आपने कैसे फिक्स कर दिया कि 3 मंथ के अंदर अंदर वी हैव टू टेक एक्शन ऑन अ सर्टन बिल? आप कैसे कह सकते हैं? राइट? तो इस पे जो है डिबेट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। सो विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके।